Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine and studying your lectures. जी आज का आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2, इसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड डिग्री क्वेश्चंस फॉर वन वेरिएबल। ठीक है जी। इस टॉपिक में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो पिछला लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, उन पे एक नज़र दौड़ाते हैं और फिर हम आगे आज के लेक्चर की चीज़ें देखते हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एन इक्वेशन। इसमें हमने कहा था कि जिसमें इक्वल टू का साइन आएगा एक्सप्रेशन, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड को एक मेंबर बोलेंगे, राइट हैंड साइड को एक और मेंबर बोलेंगे। तो टू मेंबर्स ऑफ एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल टू का साइन आ जाए तो हम कहते हैं ये इक्वेशन है। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ एन इक्वेशन देखा था। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन से क्या मुराद था कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आ सकते हैं। तो डिग्री मेजर की जाती है उसकी मैक्सिमम पावर से। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो हम कहते हैं इसकी डिग्री 1 है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो हम कहते हैं इसकी डिग्री 2 है और इसके 2 सोल्यूशन आ सकते हैं। अगर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है और 3 सोल्यूशन एंड सो ऑन। तो ये उसकी इक्वेशन थी। उसके बाद हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को देखा, उसकी एक्सप्रेशन को देखा और उसके अंदर हमने देखा इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो एक तो वो सवाल होते थे जिसमें बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन थी, कोई प्रीथेंसिस या डिनोमिनेटर नहीं था। तो एक तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आप तमाम एक्स एक तरफ ले जाएं और तमाम कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं और फिर एक्स को क्लियर कर लें। तो ये यहाँ पे पहला उसका केस था। दूसरे केस में क्या था कि आप उसमें अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें और फिर इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लें और फिर एक्स को तमाम एक्स को एक तरफ कर लें और इस तरह आपकी वो उसको आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तीसरा केस क्या था कि डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में एक्सप्रेशंस हों और डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल करें एलसीएम के कॉन्सेप्ट से या मल्टीप्लाई डिवाइड के कॉन्सेप्ट से। इक्वल करने के बाद तमाम डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर लें तो हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन बच जाती थी उसके अंदर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाती थी। वो ब्रैकेट सॉल्व की तो हम एक स्टेप और पीछे आ गए और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हम मेन स्टेप पे आ गए। तो ये वाले काम हमने अपने उस लेक्चर में किए थे जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था और उसमें साथ साथ मैंने आपको पूरे कोर्स का एक लेआउट भी बताया था। ठीक है जी। और अब हम आते हैं कि आज के हमारे लेक्चर में क्या है कि हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है अपॉन वन वेरिएबल उससे रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़नी है। उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन से क्या मुराद है। अ कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन और इनकम्प्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशंस, इनसे क्या मुराद है। और फिर उसमें हमने देखना है कि एक सेकंड डिग्री जो कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसके अंदर हमने उन कॉन्स्टेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर जो नंबर्स लिखे हैं उनको क्या क्या बोलते हैं वो। उसके बाद हमने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाएगी इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है उस इक्वेशन का उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि उस डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम नेचर ऑफ सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह का होगा। आया वो रियल रूट्स होंगे, नो रूट्स होंगे या सिंगल आंसर होगा। फिर उसके बाद कुछ इनकम्प्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, ये हम देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपने फर्दर अगर डिटेल्स पढ़नी है तो आप पेज नंबर 8 से 11 तक आप बुक के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 ये चीज़ें देखेंगे। व्हाट इज कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स इन द सेकंड डिग्री इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पार्ट और फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन की इनकम्प्लीट फॉर्म हम देखेंगे। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम आते हैं कि हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि क्या है जी। सबसे पहले है जी व्हाट इज कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन। कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन में क्या है कि इसके जो 2 मेंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेंबर जो है उसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है और ax² + bx + c ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और राइट साइड का जो मेंबर है वो 0 होगा। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी जाएगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, कंप्लीट से मुराद के इसमें a, b और c तीनों इन्वॉल्व हैं, उनका कोई ना कोई वैल्यू है और वेयर a, b, c ये इनके कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इज द नंबर दैट ऑलवेज गो इन द फ्रंट ऑफ x²।
एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो ए होता है, जो बी के एक्स के साथ कोएफिशिएंट है वो बी होता है, और जो खाली कांस्टेंट है वो सी होता है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी वजाहत है। अब उसके अंदर उसने बताया दिस इज द कंप्लीट सेकेंडरी इक्वेशन आर दोज दैट हैव द एंड पॉइंट्स विद द एक्स eleved to 0, term with x eleved to 1 or simply constant. If any of the terms are missing then it will be incomplete. ठीक है, कोई एक टर्म भी इनमें मिसिंग है, मतलब अगर ये टर्म नहीं है तो पीछे बी एक्स प्लस सी है, ये भी इनकम्प्लीट है। अगर बी एक्स नहीं है, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। और अगर खाली सी नहीं है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट उसी सूरत में होगी जब इसकी ये पूरी फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब इसके अंदर इसके दो सॉल्यूशंस जो हैं वो सेकंड डिग्री इक्वेशन, दे हैव द दो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस। रिमेंबर दैट द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने पहले भी बात की थी। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आपके पास ये जो भी इक्वेशन होगी इसको आप जनरल फॉर्म के सामने रख के बात करेंगे। जनरल फॉर्म में यहाँ पे पहले ए था, फिर यहाँ पे x से पहले b है, और यहाँ जो अकेला है वो c है, तो ये विद साइंस इनकी वैल्यूज बनती है। यानी x से पहले 1 है तो a इक्वल टू 1, यहाँ पे x से पहले 5 है तो b इक्वल टू 5, फिर अगर c है तो c इक्वल टू 4। तो ये तमाम a b c जो हैं, ये तमाम टर्म्स जो हैं ये इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके सामने में मिल जाएंगी। यानी a इसमें 1 है, b 5 है और c 4 है। तो ये यहाँ पे उसने बता दिया कि इस तरीके से a b c पहचाने जाएंगे। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो ये एक्सप्रेशन है जिसमें माइनस साइन भी इन्वॉल्व है। तो पहले हम माइनस को ब्रैकेट में लेके जाएंगे, क्यों कि जनरल फॉर्म में यहाँ प्लस आते हैं। तो जब ब्रैकेट में हमने इनको इनसाइड ब्रैकेट लिखा तो यहाँ पे एक्स के साथ जो 1 है वो a हो गया, जो x के साथ -5 है वो b हो गया, और जो खाली -6 है वो c हो गया। तो a b c जो है ये आपके सामने, ये टर्म्स आपके सामने आ गई। ठीक है, तो a b c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -6 आ गई। इस तरीके से आपके सामने x के ये तमाम टर्म्स यहाँ पे हमने पहचान ली। तो ये सिर्फ इसलिए है कि जब फ्यूचर में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये a b c उसमें पुट होते हैं। अब उसमें यहाँ पे वो कह रहा है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड से जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको जहन में लेके हमने चलना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होना है कि राइट द इक्वेशन इन करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म से मुराद कि कंप्लीट करेक्ट फॉर्म, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म हो, फिर एक्स की टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो और फिर इक्वल टू 0। तो उस फॉर्म में लिखें, टू बी इन द करेक्ट फॉर्म यू मस्ट रिमूव ऑल द प्रेफरेंसेस फ्रॉम ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, combine all like terms and finally set the equation equal to 0 with the terms written in the descending order। यानी आपने तमाम पहले तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तब भी सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट्स की फॉर्म में है तब भी सॉल्व करना है, और अगर सिंपल फॉर्म में उसे भी सॉल्व करके द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर बयान की गई है इस फॉर्म में उसको लेके आना है, इस फॉर्म में। ठीक है जी, इस फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद या वो इसमें न्यूमेरिकली इस फॉर्म में आ जाएगी या इस फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर तो इस फॉर्म में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में पहले लाएंगे। तो ये स्टेप 1 उसने ये बताया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या है कि आप फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसकी स्ट्रेटजी को जो है वो अप्लाई करेंगे, और उसमें ये होता है कि पहले कांस्टेंट और आखिरी को आप प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये जो ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे और हम देखेंगे इस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स बनाएंगे, यानी ए इंटू सी करेंगे, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि उनको ऐड करें तो दरमियान वाली टर्म बन जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 4 1 4 है। ठीक है, अब 4 1 4 को अगर हम 4 और 1 फैक्टर बनाएं तो 1 और 4 5 बन जाता है। इसी तरह अगर ये -6 है, ठीक है, तो -6 इंटू +1 तो ये बन जाता है -6 इंटू 1 -6 और -6 + 1 -5। तो ये टर्म्स आपके सामने, ठीक है, ये आ जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आप करने के बाद वो जब आपके पास वो फैक्टराइजेशन के बाद 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी तो हम उनके ऊपर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि वो जो 2 ब्रैकेट्स आपके सामने आ जाएंगे इक्वल टू 0 के,
तो उसमें कहेंगे कि इन दोनों में से कोई सी एक ब्रैकेट भी ज़ीरो हुई तो ये पूरी एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे ज़ीरो हो जाएगी। इसको ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वो दो डिफरेंट एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म में जीरो के इक्वल आ जाएंगी, तो वहाँ से हम एक्स को क्लियर कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नीचे एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू -10। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्यों कि 10x राइट साइड पे है, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस 10x को इधर ले आए और एक्स स्क्वायर -10x प्लस 16 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, तो इक्वल टू 0 आ जाने के बाद क्या हुआ कि जब ये टर्म्स आ गई तो इन टर्म्स को आपने क्या किया, आपस में चेक किया, इन टर्म्स को आपस में आपने चेक किया कि ये टर्म्स अगर 16 वन सा 16 है, अब 16 का कौन से फैक्टर्स बनाए जाएं कि ये जो है इनको जब ऐड करें तो -10 बने। तो 2 और 8 अगर हो, 8 2 सा 16 वो 16 बन जाता है, और 8 और 2 को अगर ऐड करें तो -10 बनता है। अब चूंकि माइनस का 10 चाहिए तो -2 और -8 दोनों के साइन हमें सेम रखने पड़ेंगे, -2 तो उसके तहत हम ये इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -2x -8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आ जाने के बाद फिर उसके हम फैक्टर्स अप्लाई फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसके ऊपर ये ज़ीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके 2 और 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसके अंदर भी आपके पास एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म में नहीं है। 18x स्क्वायर -3x -6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो 18x स्क्वायर -3x -6 इक्वल टू 0 किया, यहाँ से 3 कॉमन लें, 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 3 हमने इधर 0 से डिवाइड करके इधर ख़त्म कर दिया इसको, पीछे जो टर्म्स हैं उसकी फैक्टराइजेशन की और उसके बाद उसी तरीके से दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 किया 1 बाई 1 और यहाँ से हमें x के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, और इनकी देखें यहाँ पूरी डिटेल लिख ली है, राइट द क्वेश्चन इन द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म से मुराद इस फॉर्म में लिखना है। इन दिस केस वी नीड टू सेट द इक्वेशन इक्वल टू 0 विद द टर्म रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या है, यूज अ फैक्टरिंग स्ट्रेटजीज टू फैक्टर द प्रॉब्लम। अब आप फैक्टराइजेशन स्ट्रेटजी अप्लाई करें इन प्रॉब्लम्स को फैक्टर करने के लिए। ठीक है, कि क्या फैक्टर बनते हैं, तो वही 6 2 -12 बनता है। ठीक है, अब -12 बनाने के लिए क्या होगा, वो कौन सी टर्म्स रखें कि जवाब जो है वो -x आए। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3, क्योंकि -4 प्लस 3x करेंगे तो -x आ जाएगा। तो वो करने के बाद जब हमने कॉमन टर्म्स नहीं और 1-2 स्टेप्स के बाद ये टर्म्स आ गई। उसके बाद हमारे पास है सॉल्विंग द सेकंड डिग्री इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैसे देखेंगे, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक फार्मूले की, ये आपने मैट्रिक में भी देखे होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में हम इसके ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे कि इसके ए बी सी कॉन्स्टेंट्स क्या बनते हैं। तो जो ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे उसको हम इस इक्वेशन में ए की जगह ए, बी की जगह और सी की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 आ गई और बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो 4 4 16, सो 25 -16 किया तो ये 9 अंडर रूट आ गया। ठीक, सो -5 प्लस -√9, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5 प्लस -3/2, -5 -3/2 -8/2 सॉल्व करके -4 और -5 प्लस 3/2, सो -2/2 -1। इस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपके पास डायरेक्ट के वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 डिफरेंट रूट्स आए हैं इसके 2 डिफरेंट रूट्स आए हैं और इनके 2 डिफरेंट रूट्स कब आते हैं, जब यहाँ पे इसका ये जो पार्ट है ये वाला ये पॉजिटिव हो, यानी ये b स्क्वायर -4ac, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये वाला पार्ट अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ जो कि यहाँ पे है, जैसा कि ये 9 है, तो इसका मतलब इसके 2 जवाब आएंगे। तो ये बात हमने यहाँ यही लिखी है कि इसके अंदर 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद यह कि इसका अगर एक रूट कब आएगा, एक रूट तब आ सकता है जब हमारे पास ये b स्क्वायर -4ac 0 हो जाए। जब ये टर्म 0 होगी तो 0 का अंडर रूट ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस, फिर पीछे -b/2a बच जाता है और वही एक सिंगल आंसर होता है। उसके लिए मिसाल देखें, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
5 इक्वल टू 0। ए बी सी हमने यहाँ से तलाश किए। जब हमने इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट की तो हमने देखा कि हमारे पास जो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है वो जी नहीं, ये भी उसी तरह की एक एग्जांपल है जैसे पीछे हमने किया, वो 1 रूट वाली आगे आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी तरह जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब आप देखें ये bx² माइनस 4ac जो अंडर रूट में है ये अब पॉजिटिव में है। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से जाहिर है इसका अंडर रूट कुछ ना कुछ बनेगा। अगर सॉल्व करें तो डेसिमल में आ जाएगा। बाहर सूरत एक दफ़ा माइनस प्लस होने से 2 जवाब देगा। पता चला कि जब इसका ये अंदर वाला पार्ट है ना, डिस्क्रिमिनेंट पार्ट इसको बोलते हैं, b² माइनस 4ac को, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, इसका जो आंसर्स हैं, इसके आंसर आपके पास 2 मुख्तलिफ आंसर निकलेंगे। ये बात है, ठीक है। उसके बाद नीचे है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन विद डबल सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें जो है वो आपके पास यानी सोल्यूशन एक हो लेकिन वो एक जैसे हो, यानी इनफैक्ट वो सोल्यूशन एक ही हो। तो वो कब मुमकिन है, जब ये डिस्क्रिमिनेंट पार्ट 0 के इक्वल हो। जब ये 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा प्लस माइनस, और पीछे आपका सिंगल एक जैसा आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इक्वेशन है x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को देखने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो आ जाएगी -4 प्लस माइनस 4² माइनस 4 1 इंटू 4 2 1 2। अब इसके अंदर 4² 16 और 4 4 4 16, ये खत्म हो गया, यहाँ पे अंडर रूट 0 आ गया। अब 0 का अंडर रूट 0 है, मैं प्लस 0 करूँ या माइनस 0 करूँ, मेरे पास जो जवाब है वो सेम आंसर आ रहा है, तो इसका सिंगल रूट होगा। पता चला कि जो अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर की टर्म 0 है, अगर अंडर रूट के अंदर की टर्म 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब जो है, उसका जवाब जो है वो सिंगल आंसर आएगा, ठीक है जनाब। तो इसके बाद हम आगे आते हैं जिसमें यह भी मुमकिन है कि ये अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। 2 सूरतें देखी ना, एक देखी कि अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव हो, वो अंडर रूट निकल के 2 डिफरेंट आंसर देगा। एक चीज़ देखी कि अंदर वाली चीज़ जो है वो माइनस में हो, 0 हो, तो वो सिंगल आंसर देगी। और उसके बाद हमने एक चीज़ ये देखी कि उसके अंदर जो है वो अब हम देखेंगे कि अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी। तो यहाँ पे है कि सेकंड डिग्री इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। इस सूरत में क्या होता है कि आपका रियल आंसर नहीं निकलता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, और माइनस का जो अंडर रूट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आयोटा बनता है, जो आपके केस में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे की हुई है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 1, तो a 2 है, b 1 है, c 1 है। अब इसकी जब a b c मैंने इसमें पुट किया तो ये हमें अंदर -7 मिल गया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया, -7। अब जब -7 को मैं अंडर रूट अप्लाई करता हूँ तो असल में आयोटा अंडर रूट 7 बनता है। आयोटा कैसे बनता है कि -7 को लिख सकते हैं -1 इंटू 7, तो -1 का अलग अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा बनता है। तो आयोटा इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप कैलकुलेटर पे -7 का अंडर रूट लेंगे तो वो मैथ एरर आपको देगा, ठीक है, मतलब वो आपको रियल आंसर नहीं दे सकता। तो इस सूरत में आपके जो दोनों रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर b² माइनस 4x 4ac 0 के इक्वल है तो सिंगल आंसर आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो 2 आंसर्स आएंगे, अगर वो नेगेटिव है उसका रियल आंसर नहीं आएगा। और यही बात उसने यहाँ पे नीचे देखें ये बताई हुई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट पार्ट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पार्ट b² माइनस 4ac है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो 1 रियल रूट है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स हैं, और अगर ये लेस देन 0 है तो नो रियल रूट है, ठीक है, इमेजिनरी रूट है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आगे वो बता रहे हैं व्हाट आर द इनकम्प्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशंस। इनकम्प्लीट क्या होती है कि ए बी सी में से कोई भी एक टर्म अगर हमारे पास 0 जी, तो ये इसकी कुछ फॉर्म्स दी हैं कि फर्ज करें अगर b 0 हो जाए तो ये b वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, c 0 हो जाए तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, और अगर b c दोनों 0 होंगे तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। बट पॉइंट दैट कि a को 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, ठीक है। यानी a के अलावा अगली टर्म्स में अगर एक 0 हो तब भी वो क्वाड्रेटिक कंप्लीट नहीं है, और अगर b c 0 हो तब भी वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है जी। सो इस सूरत में इसको सॉल्व करना इट्स वेरी सिंपल
कि आपके पास ये इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल 2x² -8 है, तो इसको डायरेक्ट अभी आप सॉल्व कर सकते हैं कि x को यहाँ पे दूसरी तरफ ले गए और x का आंसर जो है वो x² 4 लिया तो +4 -4, तो ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाती है। अगर आप इस दूसरी में देखें जिसमें c 0 है, तो ये ax² + bx = 0 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² -3x है, तो x कॉमन लें तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट में या ये x 0 हो जाए या ब्रैकेट वाला 0 हो जाए, तो ये 0 होने से x1 0 आ जाएगा और ये 0 होने से x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह जब b और c दोनों 0 हों तो डायरेक्ट x² का जो आंसर है वो आपके पास √0 जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये सारी डिटेल्स थी। इससे फर्दर डिटेल आप उस कॉरस्पॉन्डिंग पेजेस पे पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद 1.2 जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 11 पे है। इसके आप ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, x² + x - 6, क्वेश्चन 1 से 16 तक वो कह रहा है फैक्टराइजेशन से करें। तो ये सारे क्वेश्चन देखें हल हुए हैं। उसी तरीके से ये x² + x - 6 = 0 आपने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के दोनों को टर्म को = 0 सेपरेट करके x निकाल लिया। ठीक है, ये टर्म्स ये सारी एक्सप्रेशंस वैसी ही हैं। और 17 से 32 जो है उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपली यहाँ पे अप्लाई हुआ है और उसके बाद इसके आंसर्स निकले हुए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई लंबी डिटेल नहीं है, जस्ट पहले क्वेश्चन को आपने जनरल फॉर्म में रखना है और उसके बाद अगली बात आपने करनी है। ठीक, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो बाकी क्वेश्चंस आप इसी मेथड से करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनइक्वालिटीज और उनके सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज से मुराद कि जहाँ पे ग्रेटर या लेस भी इन्वॉल्व हो जाए इक्वल टू के साथ, या खाली लेस और इक्वल हो, उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है और इनकम्प्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है। कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन में a, b और c की नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं, और जो इनकम्प्लीट है उसमें a की वैल्यू तो नॉन जीरो होती है वरना वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लेकिन b और c की जो है ना वो वैल्यूज उनमें से कोई एक भी जीरो हो जाए तो वो इनकम्प्लीट हो जाती है। उसके बाद हमने इसके कॉन्स्टेंट्स को कैसे देखना है और उसके बाद सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और उसके बाद सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने देखा और फिर इसके डिस्क्रिमिनेंट पार्ट की इंटरप्रिटेशन हमने देखी। ठीक है जी, ये सारा लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको पढ़िएगा, इसको गौर से पढ़िएगा और बुक में से भी थ्योरी जो है वो पढ़िएगा और क्वेश्चंस आपने इसको सारे क्वेश्चंस को गौर से करना है। ठीक है, फिर जो भी इसमें इशू हुआ वो हम इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रेगुलर रह के ये चीज़ें करेंगे तो ये बहुत आसान होता जाएगा कोर्स आपके लिए। ठीक है जनाब, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।